तो क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य होता है। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा तकनीकी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, मशीनों का प्रयोग, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग, कला और विज्ञान में मध्यस्थता। तो आप सभी जानते हैं कि तकनीकी एक विज्ञान का विषय है और शिक्षा एक कला का विषय है। इस तरीके से कला और विज्ञान में मध्यस्थता का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप है। शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो शिक्षा तकनीकी इन तीनों में यूज होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा और हम लास्ट ऑप्शन ठीक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षण का मुख्य तत्व है। शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? पाठ्यवस्तु, संप्रेषण, ऑप्शन सी दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं शिक्षण में चूंकि कंटेंट जरूरी है और कंटेंट को ही बच्चों को समझाना होता है, तो शिक्षण में पाठ्यवस्तु और संप्रेषण दोनों आवश्यक हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रारूप को कहते हैं। जो हमारी अनुदेशनात्मक प्रारूप है उसको क्या कहते हैं? प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी या पृष्ठपोषण सिद्धांत। आपको पता है, आप जानते होंगे कि लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विश्लेषण है। तो प्रणाली विश्लेषण अनुदेशनात्मक तकनीकी का एक मुख्य भाग है। इस तरीके से ऑप्शन डी ये सभी सही आंसर होगा। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। प्रोग्राम्ड लर्निंग का विकास किसने किया? तो यहां पर बहुत सतर्कता से यह बात जानने की जरूरत है कि बीएफ स्किनर ने 1954 में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया था, लेकिन उसके बाद थॉमस गिलबर्ट और नॉर्मन ए क्राउडर ने भी इसी पर काम किया है। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी लास्ट ऑप्शन सही होगा। अगर आप बीएफ स्किनर टिक करते हैं तो थॉमस गिलबर्ट और नॉर्मन ए क्राउडर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा तकनीकी का योगदान है, यानी शिक्षा तकनीकी की वजह से क्या हो सकता है? दूरवर्ती शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन हो सकती है, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है, शिक्षा में माध्यमों का प्रयोग होता है। इनमें से सभी ये इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण तकनीकी के द्वारा हम डिस्टेंस एजुकेशन और शिक्षा को ओरिएंटेड कर सकते हैं और शिक्षा में माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। शिक्षा तकनीकी का योगदान है। अब शिक्षा तकनीकी के कारण हम शिक्षा में क्या कर पाए हैं? तो शिक्षा में माध्यमों का प्रयोग कर पाए हैं, दूरवर्ती शिक्षा का विकास कर पाए हैं और शिक्षा में मशीनों का उपयोग कर पाए हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? यानी कंप्यूटर के आधार पर शिक्षण को पढ़ाने का, बताने का या शिक्षण करने की प्रक्रिया किसने स्थापित की? रॉबर्ट ग्लेसर, लॉरेंस डेविस, जॉन कैरोल या लैंडर्स ने? यहां पर आपको मैं बता दूं, लॉरेंस एंड डेविस ने सबसे पहले कंप्यूटर को बेस करके शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए थे, इसलिए ऑप्शन बी लॉरेंस एंड डेविस सही ऑप्शन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की तकनीकी है? ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे सिरों पर प्रक्षेपी भी कहते हैं और इसे ओएचपी के शॉर्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है या दृश्य श्रव्य दोनों साधन है या उपर्युक्त सभी है। आप लोगों को क्या लगता है? सामान्यतया कमेंट में बताइएगा। यहां पर उपर्युक्त सभी लोग लगाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हमें वीडियो दिखाई देगा, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर याद रखिएगा केवल फिल्म को दिखाने के लिए आता है, पिक्चर्स दिखाने के लिए आता है, इसलिए ये दृश्य साधन है। ऑप्शन बी सही है। टेप रिकॉर्डर, वीडियो, कंप्यूटर आदि आते हैं, किसमें आते हैं? हार्डवेयर उपागम में, सॉफ्टवेयर उपागम में या प्रणाली विश्लेषण में या इन सभी में? लुम्सडेन के अकॉर्डिंग हार्डवेयर तकनीक में ये आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ई अधिगम का प्रयोग किया जाता है ऑनलाइन शिक्षा में, दूरवर्ती शिक्षा और मुक्त शिक्षा में। दूरवर्ती अधिगम शिक्षण है इन सभी में।
तो इस तरीके से ई अधिगम चूंकि सभी में प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ई अधिगम का साधन है, ई अधिगम के किसके माध्यम से संभव हो पाता है? तो नेटवर्क चाहिए होगा, इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल चाहिए होगा, संचार माध्यम चाहिए होगा, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं शिक्षा तकनीकी, शिक्षण शास्त्र, ऑप्शन सी ए बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि हम दोनों को प्रयोग करते हैं, ए बी दोनों को प्रयोग करके हम शिक्षण तकनीकी को चलाते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है, यानी ई अधिगम में मूल्यांकन कैसे होता है, किस आधार पर होता है? अध्ययन कौशल को देख करके, लिखने के कौशल को देख करके, बोलने के कौशल को लेकर के। तो ये सभी कौशल ई अधिगम में मूल्यांकन में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी सही होगा। ई अधिगम की विशेषता है लचीलापन होना, फ्लेक्सिबल होना, फ्री कंडीशंस होना, मुक्त परिस्थिति और मितव्ययिता, इकोनॉमिकल होना। आप जानते हैं ई अधिगम बिल्कुल तीनों चीजों को रखता है, इसलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। ई अधिगम का माध्यम है, ई अधिगम का माध्यम है टंकन माध्यम, संचार माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में हम तीनों चीजों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? पाठ्य वस्तु के स्वरूप के रूप में, पाठ्य वस्तु की गहनता के रूप में, शिक्षण आयाम के रूप में, किस चीज के रूप में हम शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करते हैं? तो शिक्षण शास्त्र इन तीनों चीजों की स्टडी करता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। आपको ये मैंने 3-4 क्वेश्चंस उपर्युक्त सभी के आधार पर दिए हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें उपर्युक्त सभी होने के बाद भी आंसर उपर्युक्त सभी सही साबित नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ई अधिगम का उपयोग किया जाता है स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा, जीवन पर्यंत अधिगम में, तो इसमें भी ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी सही है। ई अधिगम में सीमा होती है किस बात की? समयबद्ध कार्यक्रम की, स्थानबद्ध कार्यक्रम की, पाठ्य वस्तु की गहनता की, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस चीज की सीमा होती है ई अधिगम में? तो ई अधिगम में ये तीनों चीजें नहीं होती, क्योंकि ई अधिगम स्वच्छंद है, निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई अधिगम का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, या इन सभी विकास के लिए? तो ई अधिगम का प्रयोग हमें नॉलेज, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों के लिए करना होता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को दिया, किसने दिया? मानव प्रकृति की अवधारणाओं को किसने दिया, ये बताना है आपको। ए डेविस ने, ग्लेसर ने, हर्बर्ट ने, या स्काउट ने? तो इसमें स्काउट महोदय का आंसर सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि स्काउट ने मानव प्रकृति की अवधारणाओं के विषय में अध्ययन किया है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय दिया है, किसने शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय की बात करी है? हर्बर्ट ने, बी.एस. ब्लूम ने, रॉबर्ट गैने ने, या आई.के. डेविस ने? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन सिद्धांत की स्थापना या प्रतिपादन आई.के. डेविस के द्वारा हुई है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है, किस चीज में हम करते हैं, यानी शिक्षण अधिगम प्रबंधन में हम क्या करते हैं? नियोजन, अग्रसारण, व्यवस्था, या नियंत्रण, या यह सभी? तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि यह सभी होगा, और आपकी बात बिल्कुल सही है। अधिगम प्रबंधन में हम ये सारी चीजें करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, किसने इसको उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, यानी शिक्षा एज ए प्रोफेशन एंड एज ए वोकेशन है? तो टीचिंग को वोकेशनल माना है आई.के. डेविस ने, और इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षण अधिगम में प्रबंधन के सोपान होते हैं, यानी जब हम प्रबंधन करते हैं तो शिक्षण अधिगम में कितने सोपान होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो यहां पर आपको बताना है 6, 8, 2 या 4। ऑप्शन डी 4 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया, यानी मेगर ने जो अपने उद्देश्यों को स्टडी करने के लिए आधार बनाया, उन्होंने किसके सिद्धांत को आधार बनाया? स्किनर के पुनर्वितरण सिद्धांत को, हर्बर्ट के 5 पदों को, ब्लूम
की टैक्सोनॉमी को, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, मेगर ने उद्देश्यों की व्यवहारिक शब्दावली लिखने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को बेस बनाया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। मूल प्रवृत्ति किस चीज का सिद्धांत है? हमें यानी हमारे अंदर कुछ एक ऐसी टेंडेंसी होती है, हमारे नेचर में बर्थ के साथ कुछ चीजें आती हैं, तो कैसे आती हैं, ये क्या चीजें हैं? तो मूल प्रवृत्तियां रुचि का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का है या अभिरुचि का है? याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मोटिवेशन का सिद्धांत है। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है क्या? शिक्षा। ये परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा जॉन डीवी की है, अरस्तु की है, पेस्टोलॉजी की है या रूसो की है? बता सकते हो तो गेस करें। मैं आंसर आपको बताए दे रहा हूं, यह परिभाषा पेस्टोलॉजी की है, ऑप्शन सी सही होगा। शिक्षा का वास्तविक और विस्तृत अर्थ है, यानी शिक्षा किस अर्थ में वास्तविक और विस्तृत समझी जाती है? औपचारिक में, अनौपचारिक में या निरौपचारिक शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं? तो शायद आपको औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक के बीच का अंतर पता होगा। यहां पर शिक्षा का वास्तविक अर्थ अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, यही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। अंग्रेजी शब्द टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति टेक्नी से हुई है। टेक्निक किस भाषा का शब्द है? यहां पे क्वेश्चन को मैंने घुमाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कहां से उत्पन्न है ये बात अक्सर, वैसे टेक्निकोस भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो टेक्नी से उत्पन्न है ये बात क्लियर है। लेकिन इस टेक्नी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, स्पेनिश भाषा या अरबी भाषा? ये शब्द, टेक्नी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी है, यह परिभाषा किसने दी है? जे ब्लूमर, ओटावे, ऑफिस या हर्बर्ट ने? तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपके जे ब्लूमर यानी जैकोटा ब्लूमर के द्वारा दी गई है। कला का विज्ञान में प्रयोग तकनीकी है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जे ब्लूमर के द्वारा, ओटावे के द्वारा, ऑफिस के द्वारा या हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा? शिक्षा का कला में प्रयोग तकनीकी है, यह परिभाषा ऑफिस की है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाओं को कितने समूहों में बांटा गया है? तो शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाओं को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें एकांगी परिभाषाएं, ग्राह्य परिभाषाएं और क्रियात्मक परिभाषाएं हैं, इसलिए ऑप्शन बी 3 भागों में बांटा गया है, सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी की ग्राह्य परिभाषा देने वाले विद्वानों में कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ग्राह्य परिभाषा के जो लीडर हैं वो GOM लीथ और टैक्सी साकामोटो हैं। तो टैक्सी साकामोटो और GOM लीथ के ऑप्शन के बाद इसका विकास सीव के मित्रा के द्वारा किया गया है, इसलिए जैकोटा ब्लूमर ऐसे व्यक्ति हैं जो शैक्षिक तकनीकी की ग्राह्य परिभाषा नहीं मानते हैं, ये एकांगी परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। टैक्सी साकामोटो ने शैक्षिक तकनीकी के कितने क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? तो शैक्षिक तकनीकी को जो टैक्सी साकामोटो हैं, इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ, ये बात ध्यान देने की है कि इन्होंने पहले भाग को फिर से 2 भागों में बांटा है। तो इनका जो पहला भाग है शैक्षिक तकनीकी का, उसके इन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी किए हैं, फिर 2 और 3 दिया है। इस तरीके से 3 भागों में इस शैक्षिक तकनीक को बांटा गया है बाई टैक्सी साकामोटो। कुलश्रेष्ठ ने शैक्षिक तकनीकी को के क्षेत्रों में अपना अनुसंधान कब प्रस्तुत किया? ये कुलश्रेष्ठ जी भी शैक्षिक तकनीकी के बहुत ही प्रचारक विद्वानों में हैं। तो इनके द्वारा जो शैक्षिक तकनीकी की व्यवस्था की गई है, वो जो सिद्धांत है ये 1980 में दिया गया है, इस तरीके से ऑप्शन डी सही होगा। शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बड़ा अजीब सी बात आती है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति शैक्षिक तकनीकी का जनक नहीं माना जाता। मैं क्लू आपको दे रहा हूं, आप बेसिकली सिडनी प्रेसे को टिक करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सिडनी प्रेसे को हम शैक्षिक तकनीकी के प्रथम शब्द प्रयोगकर्ता के रूप में नहीं जानते, उसके लिए हमें ब्रायन मोर को टिक करना होगा। ब्रायन मोर वो शख्स थे जिन्होंने शैक्षिक तकनीकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था।
पुनर्बलन का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? पुनर्बलन सिद्धांत ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, और क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ अपारेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए सिडनी प्रेसे, ब्रायन मोर, स्किनर या लुम्सडेन। अगर आपने पार्ट 1 में सही से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये दोनों सिद्धांत बीएफ स्किनर के हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। शैक्षिक तकनीकी का जनक किसे कहा जाता है? किसने शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके सबसे पहले कुछ चीजें बनाई? तो इसके लिए आपका जो पहले विद्वान है सिडनी प्रेसे हैं, बी नंबर पर ब्रायन मोर हैं, स्किनर हैं, लुम्सडेन हैं। चारों ने शैक्षिक तकनीकी को विकसित किया है, लेकिन सबसे पहले अच्छी मशीन बना करके उसका प्रैक्टिकल रूप दिखाने के रूप में हमें सिडनी प्रेसे को पता है, हम जानते हैं, और इसीलिए शैक्षिक तकनीकी के जनक के रूप में सिडनी प्रेसे को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने 1954 में किया। ये फैक्ट है, इसमें मैंने 3 चीजें आपको बता दी कि अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग बीएफ स्किनर ने किया है और 1954 में किया है। लेकिन बात यह है कि बीएफ स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? प्रश्न में जब तक ट्विस्ट न हो तब तक प्रश्न का मजा नहीं आता। बताइए, अमेरिका के, फ्रांस के, इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के? बीएफ स्किनर महोदय अमेरिका के थे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। स्किनर महोदय अनुक्रमित अनुदेशन की मशीन किस विषय से पढ़ाने संबंधित थी? और थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा अच्छा बढ़ाते हैं। स्किनर महोदय ने अभिक्रमित अनुदेशन के लिए मशीन का प्रयोग किया, पढ़ाने के लिए एक सिस्टम बनाया, मशीन बनाई। ये मशीन किस विषय के पढ़ाने के संबंध में थी? विज्ञान पढ़ाने, अंग्रेजी पढ़ाने, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने या अंक गणित पढ़ाने? बीएफ स्किनर महोदय की यह मशीन अंक गणित पढ़ाने से संबंधित थी। ऑप्शन डी सही है। अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण के लिए एक मशीन का निर्माण किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने किया? अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तो सिडनी प्रेसे हैं, ब्रायन मोर हैं, स्किनर हैं, लुम्सडेन हैं। आपको मैं बता दूं, 1926 में सिडनी प्रेसे ने ओहियो राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था, इसलिए इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। शैक्षिक तकनीकी के विकास के लिए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल टीचिंग एंड रिसर्च एनसीईआरटी की स्थापना सर्वप्रथम 1966 में किस देश में हुई? एनसीईआरटी अपने देश में जब स्थापित हुआ है तो अलग बात है, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हुआ एनसीईआरटी की स्थापना सबसे पहले? तो अमेरिका में एनसीईआरटी की स्थापना 1966 में हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत में तकनीकी का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग किया गया? यानी भारत में तकनीकी को पहले बार किस क्षेत्र में प्रयोग किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या बीमा के क्षेत्र में? शैक्षिक तकनीकी का भारत में सबसे पहले प्रयोग सेना के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अभिक्रमित अनुदेशन संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग की स्थापना कब हुई? तो अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो ये स्थापना IAPL जो है, इसकी स्थापना अमेरिका के एनसीईआरटी की स्थापना के साथ हुई है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 1966। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित किया गया। भारत में इसकी स्थापना 1961 में हुई है। क्वेश्चन ये है कि ये कैसा संगठन है? बताइए, संवैधानिक संगठन है ये, स्वायत्त शासी संगठन है, प्रायोजित संगठन है या अधिनियमित संगठन है? ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये स्वायत्त शासी संगठन है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद से बनाता है और उसी के हिसाब से अपनी कार्यशैली तय करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। राज्य शैक्षिक तकनीकी की प्रथम तकनीकी, द्वितीय तकनीक और तृतीय तकनीक में किसने विभाजित किया? यानी शैक्षिक तकनीकी का विभाजन करने वाले कौन से शिक्षा शास्त्री हैं? ऑप्शन ए सिडनी प्रेसे, ब्रायन मोर, स्किनर, लुम्सडेन। तो ऑप्शन डी, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में विभाजित किया है। हार्डवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग 1964 में किसने किया है?
यानी हार्डवेयर तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग 1964 में किसने किया? इसके लिए भी हम लुम्सडेन को टिक करेंगे। हार्डवेयर का सबसे पहले प्रयोग लुम्सडेन महोदय ने किया है। सॉफ्टवेयर तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? यानी हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर तकनीकी का प्रयोग किसने किया? तो सॉफ्टवेयर तकनीकी के लिए सबसे पहले प्रयोगकर्ता बीएफ स्किनर महोदय माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसका प्रयोग करते हुए प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी प्रोग्राम्ड जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका विकास किया था। हार्डवेयर को सापेक्षिक तकनीकी और सॉफ्टवेयर को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा किसने दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। ए डेविड ने, फ्लैंडर्स ने, सी सिल्वरमैन ने या डी एमिडोन ने? ऑप्शन सी सिल्वरमैन सही है, क्योंकि सिल्वरमैन ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग करते हुए उसे सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी कहा है और सॉफ्टवेयर को उन्होंने रचनात्मक शैक्षिक तकनीक की संज्ञा दी है। तो यहां पर हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।